अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, की हाल ने सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। वेलकम टू सेकंड पैनल ऑफ कायद आजम एलुमनाई एसोसिएशन इलेक्शंस। ऑल स्टार थैंक यू पैनल सर, की बड़ी तरफ मेरे से आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया और सबको सलाम अलैकुम। तो आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें, तो उसके बाद फिर हम कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। बिल्कुल जी, मेरा नाम सईद अहमद है और मेरा सेशन 89 to 91 था, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट। और मैं कैद यूनिवर्सिटी में हॉकी का 3 साल कैप्टन भी रहा। और इसके बाद जो है इसके साथ साथ मैंने कन्वीनियर था वहाँ पे अलाइंस ऑफ काउंसिल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का। और इस हवाले से जब फीसों में 1992 में इजाफा किया गया था तो उसके खिलाफ मैंने मूवमेंट चलाई थी और फीसें जो है वो हाफ पे लेके आया था। इसके अलावा दीगर जो है वो एक्टिविटीज जो यूनिवर्सिटी की रही हैं उसमें मैं इन्वॉल्व रहा। उसके बाद भी जब ज़मीन का मसला हुआ था तो उसमें भी जो इलेक्शन सॉरी जो उसकी कंपेन थी, मीडिया कंपेन, वो भी चलाई थी। इसके अलावा जो वाजिद राना की इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी मैंने काम किया था, उसको भी हाईलाइट किया कि यूनिवर्सिटी में जो करप्शन के बहुत सारे वाकयात हुए थे उसको हाईलाइट करता रहा। बिलखसूस जब ये एक रजिस्ट्रार के हवाले से मुझे कंप्लेंट्स मिली थी तो उसका मामला मैंने सिंडिकेट में भी उठाया था। और सिंडिकेट के जो प्राइवेट मेंबर थे फरतुल्ला बाबर साहब, उनसे मेरी अच्छी खासी मीटिंग्स भी रहीं। और उस मामले में उनकी जो बेज़ाब्तियाँ थी वो सामने लाया ताकि इस मामले को जो है वो हल किया जा सके। और उसके बाद ये हुआ कि फिर उस रजिस्ट्रार को वहाँ पर से हटा दिया गया था। थैंक यू जी आपके इंट्रोडक्शन का। और अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे कन्वीनर जनाब खालिद महमूद साहब को कि वो हमारे प्रोग्राम का बाकायदा इंट्रोडक्शन दें, और उसके बाद हम सवालों की तरफ आते हैं। खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू वेरी मच सईद साहब। आप हैप्पी बर्थडे। वी हर्ड दैट दिस टुडे इज योर बर्थडे थैंक यू सर, थैंक यू। and that's probably you were busy in 15-20 minutes late joining this meeting. Because I was invited at Catherine University by some friends, and also Mr. Rana Imran was there from Lahore. That's why. Or Okay. All right. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो जो है I will take a few minutes to introduce who we are and from here. Uh, we have we are a group of Canadians who are residing in Canada, America, and USA basically, and the New Mexico, which is this is North America commission. We have 200 plus members, 200 plus excellent. Canadians in this area MashaAllah. who are on our WhatsApp group. There are more than 600 altogether people living in this area, and we are trying to reach to all of them. So our mission is connecting, engaging, fostering innovation, motivating the next generation of Canadians and their families. So we will show you during the break what this last point means. So this is a not-for-profit group registered in Canada, and we have a website which is partially up and running, but is still in the process of completing. Excellent. So these are our 8 board members. फैसल साहब हैं जो आज इस मीटिंग में हैं, आप देख रहे हैं। डॉक्टर फरहान है, she is from economics, and then myself, and then Saifullah है, Saifullah Chaudhary, he is also PhD. He is currently in Pakistan, so he provides a kind of for now Pakistani link to us. And then Umair Siddiq हैं, ये कंप्यूटर साइंस के हैं और ये काम करते हैं एप्पल्स के लिए। अरशद भट्टी साहब हैं, इनका एरिया आईआर है, आई बिलीव ह्यूमैनिटीज के एरियाज हैं, एंड इज वेरी पीआर पीपल्स पर्सन।
देन साइदा हैं, साइदा माशाल्लाह। भी यहाँ मौजूद हैं आज। ये भी कंप्यूटर साइंस हैं, टेक्सास में रहती हैं। हमारे ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है डॉक्टर फराह के साथ जो है। फिर तारिक हैं कंप्यूटर से, और फिदा खान हैं, ये मेंबर हैं हमारे, गाइडियंस हैं। ये लाइजन है बिटवीन फॉर दीज मीटिंग्स बिटवीन पाकिस्तानी कंटेस्टिंग पैनल्स एंड अस। माशाल्लाह, So बिल्कुल एक्सीलेंट logistics है, ये है कि एक्सीलेंट। today we are having second of 4 sessions. Fifth will be on February 10th, where all 4 people, all 4 leaders would join together, and then बिल्कुल we have the ability to ask the questions, probing questions to all of them in the same session. So सही साहब, February 10 याद रखिएगा और टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ठीक होगा सर, मैं नेक्स्ट टाइम आई विल केयर अबाउट इट definitely, because in Islamabad, there are some political activities, but I also involved in media activities. That's why I was somewhere in covering some media reports. So that's why I was busy. Okay, Next सईद time I will catch you. sure. सईद, हम So आपकी सेफ्टी के लिए कंसर्न थे, ये ना हो कि डाले वाले में उठ ना गए हो। ये हमारी कंसर्न ये थी, और बाकी खैर है, चलता रहे। डाले वालों के साथ भी so मैं सिलसिला है, कोई मसला नहीं। so मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमने एडवांस में सॉलिसिट किए हैं, और हमारे पास एक बंच ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, और हम चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन लेंगे फॉर नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए, for keeping the meetings smooth, and we are not going to have a live question answer session, but then questions will be asked by the moderators, and you will have the opportunity to respond to them. We Sure. are a non-partisan group, so we act in a non-partisan way. So we do not promote one or the other agenda items here specifically. It's a two-part Sure. presentation. First part is where Said Saab have already introduced himself, and we will talk about briefly about the manifesto he has. And duration is maximum 90 minutes, so it's somewhere between 60 to 90 minutes. This session is recorded. Recording will be shared for the offline Sure. watch, and after the event, please let's what is this? Okay, yeah, tell us about feed us back about your experience with us, and I want to talk about two points which came up after the first meeting. The language for these meetings is Urdu and English. You can talk in any one of them. And then according to our information, the voting for the Alumni Association will be panel based. However, people can pick and choose which candidate they want to vote for. And this is a very similar process what is in the USA elections adopted. There are, for example, in USA, there are two parties. Each party has their slate of candidates, but then there are independent, and everybody can pick and choose whichever way they want to vote. So, Sure. but this is current information, and considering Pakistani background, so this can change anytime. But then right now, this is the information we have. So with this one, I would also let everybody knows that we have analyzed the questions we have received, and we have received the questions, and they are from these 6 categories. And we also initially circulated to all the panels 6 categories, and these categories which emerges from the questions of the guardians are very well matching to the initial categories we thought we will be talking about. So the first three categories are all about mission and roles and responsibilities. Fourth is very important, accountability of alumni association, smart metrics, okay, and then creating a utilization of resources, administrative stuff. So the question will be from this, and with this, I would hand over the podium back to Said Saab. Said Saab, this is the 10-point agenda you have shared with us. This is kind of your manifesto, and that's what I'm showing here for everybody to read and everybody to have a look. So now is your turn to talk about a few minutes, 5 minutes, 10 minutes about your manifesto, and then we will get into question and answer session by our moderators.
इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने 10 पॉइंट्स एजेंडा दे दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में भी डेवलप हुई हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जी जरूर। वो इसलिए कि मैंने आपकी जब गुफ्तगू सुनी थी तो एक बात आपने यहाँ पर कही जिसका मुझे मज़ा भी आया और जिसके लिए मैं चल भी पड़ा और इसीलिए मैं निकला हूँ। आपने कहा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसका मतलब है कि वो अपने कुछ रूल्स जो हैं वो उसका तयन करती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और उसके मुताबिक अपनी तमाम एक्टिविटीज को चैनलाइज करती है। इस तरीके से आपकी कोई जनरल बॉडी भी है और जिसके बाद सामने आप जवाबदे भी हैं, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बनती है, उसको आप शेयर भी करते हैं, सर्टिफाइड फर्म से भी करवाती हैं, ये तमाम चीज़ें आप करते हैं। और इसीलिए अब आप अपना वेब पोर्टल भी जो है वो बना रहे हैं और उस वेब पोर्टल के ऊपर आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पर देखें कि हम पाकिस्तानी भी और आप अमेरिकन भी यूनाइटेड नेशन के साथ जब हम जुड़ते हैं तो आर्टिकल 19 के तहत ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये उस बुनियादी हकूक में शामिल है। इसी तरीके से हमारे आइन के अंदर भी आर्टिकल 19A जो है वो बुनियादी तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो हमने मैनिफेस्टो दिया है, इस मैनिफेस्टो में जो हमारा फोकस रहा है, मैं उसको वन क्योंकि सबके सामने ही है वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैं इसका क्रक्स आपको बता देता हूँ। वो बुनियादी तौर पर यह है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं या जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसी के लिए हम निकले थे। मैंने सबसे बाद में जो है वो पैनल अनाउंस किया था। तमाम 3 पैनल्स के साथ मेरी गुफ्तगू रही। उसके ऊपर मैंने आपको इतला करता चलूं कि यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी को मैंने एक लेटर लिखा जिसमें मैंने डिमांड की थी कि प्लीज अंडर द आर्टिकल 19A द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है 2017, इसके तहत मुझे 2 चीज़ें दरकार हैं। एक ये कि KOAU एलुमनाई एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा ये कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं फॉर द इलेक्शन 2024 ये मुझे प्रोवाइड किए जाएं। ये एप्लीकेशन मैंने इनको डाली थी 1 जनवरी 2024 को। अभी तक उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। स्टीयरिंग कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर का मुझे जो है वो फोन आया था और उन्होंने कहा कि आपने ये इस तरीके से हम 5 बंदों को ईमेल लिखी है, उसकी बजाय अगर आप फोन कर देते तो हम आपको मुहैया कर देते। इस बात को भी 10 रोज हो चुके हैं और अभी तक मुझे वो चीज़ें मुहैया नहीं की गई। तीसरी बात यह है कि मैंने डिमांड की, अब आज भी मैंने गया हुआ था यूनिवर्सिटी और मैंने कल भी मैसेज दिया था कि जो लिस्ट बनाई है आपने वो हमें शेयर की जाए ताकि कौन से मेंबर्स हैं, हमने उनके साथ राब्ता करना है, इलेक्शन कैंपेन चलानी है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। आपको भी मालूम है कि किस तरीके से ये जो लिस्टें बनी हैं, मिसाल के तौर पर आप बाहर बैठे हैं और आपसे जो चीज़ें डिमांड की गई थी उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी जो डिग्री का रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें मांगी गई थी। उसके तहत आपने अपना वोट रजिस्टर करा दिया, लेकिन अभी तक लिस्ट जो है वो कंपाइल नहीं हो पा रही। अच्छा, उसमें जो कबाहत आ रही है, मुझे जो मुबैना तौर पर मुझे जो मालूम हुआ है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ ग्रुप्स को पहले से डाटा प्रोवाइड किया है और उस डाटे के तहत बहुत सारे लोग प्राइवेटली जो है मिसाल के मुख्तलिफ ईमेल अकाउंट से, जो अगर ईमेल अकाउंट से वोट कास्ट होना है तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर कोई भी मेरा डमी नाम से वोट बनाकर जो है वो अब वोट डाल सकता है। मुझे जो पता चला है मुबैना तौर पर कि 700-750 वोट जो है वो एक ग्रुप ने बनवाया है वहां पर। दूसरी बात यह है कि अगर ये सिलसिला वोट इसी तरीके से ही डलना है तो हमें नहीं पता पीछे कौन बैठे हैं और किस किस को नंबर शेयर किए गए हैं, वो डाटा जो है वो उसमें कंपाइल हुआ है, ये सिलसिला। दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी जगह पे रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके फाइनेंशियल मैटर कैसे चलेंगे। 2002 के एक्ट के तहत पाकिस्तान के किसी भी बैंक में इनका अकाउंट नहीं खुल सकता था।
अच्छा, नेक्स्ट ये कि जो बहुत सारे ग्रुप्स क्लेम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर 20 साल से काम किया, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनसे उनसे भी। चौधरी साहब, मैं यहाँ पे हम्म, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अगर आप थोड़ी मैनिफेस्टो के ऊपर बात कर लें तो मैं मैनिफेस्टो हमारे की लिए बात कर सेशन लेता हूँ। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं मैनिफेस्टो पे बात करूंगा और जी किसी का नहीं प्लीज। पर। अच्छा, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में ये किसी भी जो मैनिफेस्टो था वो बना था 1987, 88, 89 के इस इराक के अंदर। उस वक्त पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज थी। उसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसमें 4 सर ये सब्जेक्ट थे, खालिस। आपका जो मैनिफेस्टो है, जो ये हाँ, स्लाइड पे नजर आ रहा है ना, 10 पॉइंट आपने दिए, ये हाँ 10 जी। पॉइंट्स और इसके अलावा अगर कोई एक दो पॉइंट्स हैं तो उस पे जरा इंट्रोडक्शन दें ताकि हम आगे फिर बढ़ अच्छा, सकें हाँ, बात के साथ। उस पे मेरा मैनिफेस्टो में 2 पॉइंट आप शामिल कर लें कि केओयू अलुमिनाई एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड होगा तो फिर ये कि ये इलेक्शन होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता, सबके आपके सामने नहीं आता, तो उस वक्त तक इलेक्शन ये नहीं होना चाहिए। ये इस मेरे एजेंडे में एक चीज शामिल है। आगे वो बात कर लेते हैं। जी ठीक है। इसके अलावा और आपके मैनिफेस्टो में आप कोई पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहेंगे हमारे लिए? मेरे ख्याल में ये दैट इज सफिशिएंट प्रेजेंटली। ओके ठीक है। चलें, यहाँ पर हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। खालिद साहब की तरफ वापस चलते हैं, वो हमारे क्वाना एसोसिएशन के बारे में कुछ और बताएंगे हमें। खालिद साहब अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, sure. Thank you. Thank you. So I was talking about what we are doing here for our people. So we decided to highlight one program every talk every week. And last time we highlighted Zoom calls under which program we are conducting this program as well. So today I wanted to highlight Young Adult and Networking Initiative. So we call it with the using the first letter of every word, Yani. It becomes the Yani as an abbreviation. And our two ladies, guardians, Dr. Farah and Saida, are leading this effort. The objective of this effort is to engage the young children from Qaidian families to for them to motivate for innovation and entrepreneurship in addition to job seeking skills. So the observation is Pakistani diaspora and a lot of other communities as well. They go to college, they get the education, and their main focus is to seek a job. At the same time, if you want to build an economy, if you want to really do something in Canada or in America, affect the policy, then you have to build your own economy as well. So the road to build your own economy is innovation and entrepreneurship. So that's the main crux of this. Along with Dr. Farah and Saida, there are additional group of women who are Qaidians or they are the wives of the Qaidians who are helping in this effort. And they are Dr. Gul Afshan of chemistry, and she was a professor, retired recently and living in Texas. I may not know that much information about everybody else, but they are from Toronto area. Miss Afifa Ahmed, Farhat Naseem, Shaheen Adris, Rahila bint Abdul Rashid, Mehwish Riaz, and Rizwana Javed. So these are group of 9 women who are helping us to train and enlighten next generation of the children of Qaidians. With this, I will give back to Faisal. थैंक यू खालिद साहब। आज के प्रोग्राम के लिए हमें बहुत से कायदियन ने एडवांस सवालात भेजे, जिसके लिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी। आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज सम ऑफ द कायदियंस हु हैव सेंट अस क्वेश्चंस। उसमें है गुलफशान, मोहम्मद मोहसिन कियानी, डॉक्टर तारिक शाह, मोहम्मद अहमद, खालिद महमूद, अंसर सईद, इजलाल हुसैन, अरशद भट्टी, इफ्तिखार अहमद, एजाज लोधी, शुएब हैदर, अली कमाल, बशीर अहमद,
रियाज अहमद, महमूद, जाहिद अजीम, गुलाम हुसैन, रिजवान लोधी और बशीर बेग, आज़ाद लगारी, इमरान खान। उसके अलावा हमें सवालात मौसूल हुए। एक साहब का नाम था टी, उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा। एक साहब ने सिर्फ एनोनिमस, और तीसरे साहब ने अपना फोन शाओमी लिखा। हम उन तीनों को भी एनोनिमसली रिकग्नाइज करते हैं। अब मैं दावत दूंगा अपने ठीक साथी है। खान को के सवालात का आगाज करें। अनम्यूट है ना? जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आया सईद साहब आपके लिए। तो जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो हम पूछेंगे, लेकिन अभी ये जायद अजीम साहब का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हैव यू फिनिश्ड असेंबलिंग योर पैनल कैबिनेट, क्योंकि हमें अभी तक आपके पैनल के लोगों का या किसी भी चीज का कोई पता नहीं है। आप अभी तक हमारे सामने जो है वन मैन आर्मी के तौर पे हैं, लेकिन आप ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे इस पे आप पहले बात करेंगे ताकि वो दूसरे क्वेश्चन आगे से जो बाकी हैं मेन क्वेश्चन है हम पूछ सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप 2000 मेंबर हैं 200 सॉरी 200 मेंबर हैं। आप 200 में से किसी को भी अपनी मेंबरशिप कंफर्म होने का पता नहीं है, इसलिए हमने अभी अपने जो मेंबर्स हैं उनके नाम इसलिए नहीं दिए कि मुझे ये भी खौफ है कि जो वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें अभी तक मेरा जो नाम है वो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि लिस्ट में है या नहीं है। और अगर इस तरीके से हमारे बहुत सारे पैनल है, बहुत सारे पैनल के लोगों के अभी सर्व के नाम जो है उस लिस्ट में सामने नहीं आए। कल को मैं पैनल पूरा अनाउंस जो है वो कर देता हूं, उसके बाद जो है वो पता चलता है कि इसमें से आधे बंदों की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। तो हम लिस्ट के इंतजार में है, यूं ही लिस्ट बाहर आ जाएगी वही बंदे हम अपने बाहर निकाल देंगे। पैनल जो है वो उसी दिन हम अनाउंस कर देंगे यूं ही हमें लिस्ट मिलती है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगला सवाल ये है कि हमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म एक्सप्लिसिट गोल बताइए कि लुमिनाई के लिए, और जो इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। देखिए जी, सबसे पहला तो ये है कि कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसके हवाले से मैं रेडियो पे भी प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ये आवाज़ उठाई है कि मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन वहाँ पे की जाए। जितने भी मिसाल के तौर पर अभी जो अदारे अभी रिसेंटली जो है वो हमारी आईटी मिनिस्ट्री ने 75,000 जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको मुख्तलिफ जो आईटी के शोबे हैं उसके हवाले से ट्रेनिंग और मार्केट के साथ लिंक अप करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसी तरह पे हम चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ या दीगर जो मिनिस्ट्रीज है उसके साथ कोलैबोरेट करते हुए यही प्रोग्राम जो है वो इसी तरीके से प्रोग्राम हम कैद यूनिवर्सिटी में शुरू करना चाहते हैं, ताकि मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन भी हो और मार्केट ओरिएंटेड जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। ये है हमारा लॉन्ग टर्म। हमारा जो शॉर्ट टर्म जो है कि कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर अलुमिनाई के नाम पर बहुत अच्छे से जो फीसें कलेक्ट हो रही हैं उसके ऊपर जो है वो जो भी ग्रुप लेके आता है, जो भी ग्रुप मैं जीता हूँ कोई दूसरा ग्रुप जीता है, उस हवाले से यही कि ये जो कलेक्शन हुई है अलुमिनाई के नाम से वो फंड कितना है, किस जगह पे खर्च हुआ है और इसकी एलोकेशन का क्या तरीका कार है। तो ये जो फंड है वो जो वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स जो गरीब बच्चे हैं जो स्टूडेंटशिप में रह रहे हैं उनसे वो पैसे क्यों लिए गए हैं, ये जो अभी हम दूसरा इसके साथ जो है वो जो हमारे आप हैं, मैं हूँ, जो दीगर जो अलुमिनाई है हमारे, इनकी जो है वो फीसेस रखी जाए। 1,000 रुपया जो है वो सालाना बेशक हो जाए, वो भी अगर 10,000 हमारा जो है वो मेंबर बनता है, यानी कि 10,000 के लगभग अभी बता रहे हैं कि मेंबरशिप हो रही है, तो यही 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो वो उसमें ये कि जो वो 1 करोड़ रुपया अगर निकलता है तो उसके जो स्कॉलरशिप जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, नादार स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फिल फॉर यानी कि उसी सेमेस्टर के लिए जो है वो हम ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों चीजें हम करेंगे। थैंक यू। जी, सही पूछना ये है कि what will be role of your panel to develop the linkage
with the industry for job placement in Pakistan and abroad, and any other country of the world, research, and what you're thinking that how your panel is going to work with that? एक तो ये कि जिस तरीके से मार्केट के साथ देखें, मैं चूंकि मीडिया से हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं यहाँ पर, सियालकोट का, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, चूंकि मेरा एक जो है वो मैगजीन इसी हवाले से था और उसी के ऊपर मैंने काम किया था, तो इन सब के साथ मेरे राब्ते हैं। दूसरा ये कि आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड पीछे फैसलाबाद से है, तो इंडस्ट्री के साथ भी मेरा राब्ता है, यहाँ की इंडस्ट्रीज के साथ भी हम, चूंकि हमारी मेरी बीट्स भी रही है कॉमर्स और उसके साथ आईटी, ये सारी चीजें मैं करता रहूं। एक तो ये मेरा। दूसरी बात ये है कि आपको भी मालूम है कि जितने भी कायदियन हमारे दौर के हैं, जब मुझसे 5 साल सीनियर हैं, जब 5-10 साल जूनियर हैं, उनके साथ भी जो है वो मेरा राब्ता मौजूद है। तीसरी बात यह है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कायदियन वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, अमेरिका की अपनी यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटी में भी हमारे कायदियन जो है वो पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से सऊदी अरब दीगर, तो उनके साथ भी जो है वो लिंकेज बढ़ाकर जो वहाँ पर भी स्कॉलरशिप जो है कि हासिल करना या स्कॉलरशिप के लिए इनिशिएट करना। तीसरा ये कि हम ये करेंगे कि जो स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में अनाउंस होते हैं, उसके लिए हमारा बाकायदा तौर पर एक कमेटी इसमें हम बना रहे हैं, यानी कि ये जो अलुमिनाई की एसोसिएशन बनेगी उसमें मुख्तलिफ कमेटीज और उसके रूल्स ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें हम बनाएंगे, जिसमें एक बाकायदा तौर पर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा शोबा होगा। जी जी फिदा, आर यू हियरिंग? जी जी। हाँ जी। आपसे अगला सवाल ये है कि our curriculum must align with the standards set by top universities. This is not merely a desire, but a necessity to elevate our knowledge to the top of our level of our competitors. What's your plan to बिल्कुल। achieve this? देखिए, यह जब हम मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की मार्केट के साथ ही हमने उसको लिंकअप करना है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, जहां पर जो मुमकिन हो सकता है उसको हमने जो है वो चैनलाइज करना है, इंश्योर करना है, इस लिंकेज को बढ़ाना है। आप लोगों की मदद हमने लेनी है, आपके बगैर ये काम नहीं चल सकता। वहां पे आप बैठे जो हैं वो आप हमारे मशीर होंगे, अब सॉरी सफीर हैं हमारे, जो है वो एडवाइजर होंगे, और आपके बगैर ये चीजें जहां पर पाकिस्तान में नहीं चल सकती। फिदा वहां पे जब गया, और भी मेरे जो हम असर हैं वहां पर मौजूद हैं, इनके साथ हम राब्तों में भी हैं, इनसे गुफ्तगू भी रहती है। जितने भी आप लोग हैं, आपके साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ के ये नॉर्थ अमेरिका में जितने भी हैं, जितने मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, जिसमें बशीर साहब हैं, बानसीर है, ये सब लोग, उनके साथ मिलकर ये सारी चीजें चलाई जा सकती हैं। फिर ये कि जो यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को है या दीगर जो अदारे हैं, उनमें भी जो है वो एजुकेशन डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारे इनकी जो है वो जैली कमेटियां काम करती हैं। इनके साथ लेजॉन को बढ़ाना है, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में ये किसी भी हिस्से में, किसी भी लेयर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये कैपेसिटी नहीं है। चूंकि मैं यूनाइटेड नेशन के साथ भी एज ए कंसल्टेंट काम कर चुका हूं, तो उसलिए मुझे इन हवालों से भी पता है कि हम इन चीजों को भी लिंकअप कर सकते हैं। देखिए, अब क्लाइमेट चेंज का इशू है, क्लाइमेट चेंज पे अब यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वहां से हम फंडिंग कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से जो है हम नॉलेज जो एसेट है उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये कि इसके लिए खतो किताबत और कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर कम्युनिकेशन का लेवल आप अंदाजा कर लें कि अलुमिनाई एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं, अभी तक उसका वेब पोर्टल नहीं बना, और जो स्टीयरिंग कमेटी है वो सिर्फ जो है ईमेल के जरिए काम कर रही है। तो अगर आईटी डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी कैरियर यूनिवर्सिटी में सूरत हाल ये है, तो ये बाहर के लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे बाहर के लोगों से? ये तो इंडिविजुअल सतह पर काम हो रहा है, यहाँ पर कलेक्टिविज्म के तौर पर नहीं। तो इसको कलेक्टिविज्म के नीचे जो है वो लाने की जरूरत है। शुक्रिया सईद। मेरा आपसे ये अगला सवाल ये है कि जिस तरह से
मसलन कि सारे इश्यूज हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो मेन इशू हम सब देखते हैं, जिसको आपने मेंशन भी किया है उसमें, कि आप क्या करेंगे कि हमारी स्टूडेंट एलुमनाई एसोसिएशन, स्टूडेंट्स बॉडी और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स या और जो हलाकाई हमारी स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के नाम के साथ, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आप उनके दरमियान में लिंकेज को किस हद तक इफेक्टिव, किस तरह से उसे बिल्ड करने का प्लान है, या आप क्या सोचते हैं कि उसे कैसे आप डील करेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जब ये नहीं होगा तो फाउंडेशन है बेसिकली, अगर आप सारी प्रोसेस की कह लो, अगर ये नहीं होगा तो नथिंग गोना वर्क। ये जो क्वेश्चन आपने किया है वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मैं ये चाहता था कि आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछें। अब उसके लिए ये है हाँ अब इसमें फैसल साहब बात ये है कि ये जो अलुमिनी एसोसिएशन बनने जा रही है, ये आईनी तौर पर किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। जो चीज किसी के सामने जवाबदेह नहीं है वो अपनी मर्जी आप करेगी। आपको पता पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, बात यह है कि इसके लिए मैंने एक प्रपोज किया था इन तमाम ग्रुप को, यूनिवर्सिटीज को भी, कि कैरियर यूनिवर्सिटी में कोटा सिस्टम है। अब कोटा सिस्टम में गिलगित बल्तिस्तान का भी हिस्सा है, कश्मीर का, पंजाब का, फेडरल, केपी, सिंध, सब का। हम एक ऐसा जो है वो एक जनरल बॉडी, या इसको आप सिंडिकेट कह लें या आप इसको डेलीगेट्स कह लें, इक्वल बुनियादों पर बनाया जाए, जिसमें 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जीपी से हम 3 लेते हैं, कश्मीर से भी 3 होंगे, 3 केपी, 3 सिंध से। इनको वहां के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हैं वहां से, जिनका डोमिसाइल वहां का है, वो 3-3 बंदे अपने इलेक्ट करके एक सेनेट की शक्ल बना लेते हैं, जो हमारा सेनेट हो, जिसके सामने ये एलुमिनी जवाबदेह हो। उसमें आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो मौजूद हों, और जो कैरियर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं हमारे, जो यहीं से फारकुल तहसील हैं, उनका भी डेफिनेटली इसमें कंसर्न होगा। आइन के अंदर वो एलुमिनी में हिस्सा नहीं ले सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर वो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है जिसमें अगर कहते हैं तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ। तो वो जो हमारा सिंडिकेट बनेगा जो इस तरीके से, वो तो एक इंक्लूसिव भी होगा, सब रीजन की नुमाइंदगी भी होगी, और उसके साथ ये कि सबका स्टेक भी उसमें होगा। फिर ये कि जो कैरियर यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो पढ़ चुके हैं, उनके साथ रब्ता। फिर तीसरी बात ये है कि जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ अगर हमारे जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सामने आ जाए तो वो ज्यादा बात करने में जो है वो हमें पता होगा कि इसमें ग्रे एरियाज कहाँ पे है, उसको फिलअप कैसे किया जा सकता है। बिलखसूस जो है वो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है उसके साथ मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और इस वजह से तल्लुकात हैं कि यूनिवर्सिटीज में जब भी कोई बेज़ाब्तगी होती है वो सबसे पहले मुझे बुलाते हैं और बताते हैं कि ये सिलसिला हुआ है। इसी हवाले से किसी भी ग्रुप के पास राना वाजिद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं है सिवाय मेरे, और उसके ऊपर मैंने यानी कि उनके मसाइल को बहुत हद तक एड्रेस भी किया मीडिया में, जिसपे उनके जो है वो बहुत सारे मसाइल इशू जो है वो रिजॉल्व भी हुए। इसलिए प्रोफेसर एसोसिएशन, उसमें भी दोस्त अहबाब हैं, वो भी साथ तावन करते हैं। दूसरी साइड पे जो जितनी एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ काम कर रही हैं। यहाँ तक वाइस चांसलर का तलक है, वाइस चांसलर में हमने एक बात नोट की है कि वो वाइस चांसलर, क्योंकि कैरियर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो लोग हैं उनमें से बहुत कम वाइस चांसलर बने हैं। हमेशा वाइस चांसलर हमारे बाहर से आ रहे हैं, वो 3 साल के लिए आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है वो लिंकअप करते हैं, अपना काम निकालते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं। फिर ये हुआ कि 1-2-3 वीसीज के खिलाफ जब मुझे ये शिकायत मौसूल हुई तो मैंने उनके खिलाफ खबरें ठोक के लगाई ताकि ये जो है वो मामले को सीधा रखा जा सके। उसका ये असर हुआ कि काफी हद तक चीजें जो है वो कंट्रोल कर ली गई हैं। तो अच्छा, तीसरी बात ये है कि मेरे पास जो हम पोलिटिकल पार्टीज के साथ मेरा राब्ता है, जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, और जब पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर लेके आती है हमारे सामने नेशनल प्रेस क्लब में, चूंकि मैं नेशनल प्रेस क्लब की लीगल कमेटी का भी मेंबर हूँ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, तो उसमें हम उस मैनिफेस्टो के ऊपर चीजें डलवाते हैं कि जी आप राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से आप क्या चीजें लेके आते हैं। तो उस मामले में जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनको जाकर मैं बात कर सकता हूँ, बात मेरी होती है।
और पीछे भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, चूंकि उसके पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उसके मेंबर बनते हैं, तो लिहाजा वहां पर भी मेरा इन्फ्लुएंस है और मैं उस इन्फ्लुएंस को यूज करता हूँ यूनिवर्सिटी के मफाद में, तालिब इल्मों के मफाद में। और आज तक जो है वो मैंने किसी कोई यानी जाती मफाद के लिए कोई वहां पे काम नहीं किया। और इसीलिए जो है वो मैं एक बात करता हूँ कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैं आप सबसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ कि इस आइन में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मादा है उस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। और ये सईद, हम उसका वो अल्लाह तक क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले आप इसी की बात करें, वो बाद में नहीं। तो इस मामले के ऊपर ये कि एक तो ये कि एल्यूमिनी एसोसिएशन बनती है तो इसका मतलब है कि वो अपना मैंडेट ला के आती है, जो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं। दूसरा वहां पर जो मेन प्लेयर हैं वो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है। एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बहुत सारे लोग जिनको जबरदस्ती निकाला गया था और वो यूनियन के लोग थे, उनकी बहाली में सदर पाकिस्तान तक मैं गया और उनको बहाल करवाया। लिहाजा उनके साथ मेरे लिंक जो है वो मेरे जो है वो रैपिड बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। तीसरा प्रोफेसर एसोसिएशन है। प्रोफेसर एसोसिएशन जो भी बनती है उनके साथ जब मुलाकात रहती है, बहुत सारी वो चीज़ें अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं, हमने जो है वो अपनी खबरें भी देते हैं, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। तो ये सारी चीजें चूंकि एक दूसरे के साथ लिंक अप हैं और हम उसको करते भी हैं। बहरहाल उसके ऊपर जो है वो ये नहीं कि आप प्रेशराइज करके जो है वो किसी से काम न करवा लें। हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं तुलबा को, हम टीचर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी का जब जमीन का मामला था तो मैं उसमें भी आगे आगे था और इस मामले के ऊपर मैंने जो है वो मीडिया में कैंपेन चलाई, वकला से राब्ते, ये सारी चीजें की थी। तो ये सारी चीजें कि जब भी यूनिवर्सिटी के मफाद को, जब अब मफाद की बात करेंगे यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आर्गूमेंट में हम एक दूसरे को कायल कर सकते हैं, जबकि तमाम एसोसिएशन के साथ हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं चौधरी सईद साहब से, कायदीन ऑल स्टार पैनल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। हमारे पास बहुत से साथी जो हैं कायदीन लाइव जुड़े हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने सवालात चैट में डालें ताकि हम चौधरी साहब से वो सवालात पूछ सकें। बहुत से सवालात हमें एडवांस में मौसूल हुए, हम उनकी तरफ पलटते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आप कैसे एक सिस्टम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग के लिए और मेंटरिंग के लिए, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है और जॉब प्रॉस्पेक्ट जो हैं बतौर कायदीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के, वो बढ़ाए जा सकें। देखिए सबसे पहला जो है वो हम स्टेप वहीं से ले सकते हैं। कैरियर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसके जो टीचर्स हैं उनको जो कैरियर काउंसलिंग, डेफिनेटली वहाँ पे हमारे कैरियर स्टूडेंट्स साहब का जो है वो पढ़ा भी रहे हैं। इस डिपार्टमेंट की यूटिलाइजेशन महज वहाँ पर तालीम देने से ना हो, कैरियर काउंसलिंग में इसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 के ये कि इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी जो एसोसिएशन डॉक्टर्स की या साइकेट्रिक्स की काम करती हैं, मिसाल उनमें से बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन है वो हमारे साथ नेशनल प्रेस क्लब में एमओयू साइन करती हैं, हेल्थ का मामला हो, साइकेट्रिक्स का सिलसिला हो, और बहुत सारी इस तरह की जितने भी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भी हमारे साथ एमओयू साइन होते हैं। इसी तरीके से मेरा पैनल जो है वो उनके साथ एमओयू साइन करेगा कि अगर हम एक्सपर्ट्स को लेना चाहते हैं तो वो कम से कम महीने में, एक हफ्ते में बाद, या 2 महीने बाद, या 15 दिन बाद अगर हम वहाँ पे कैंप लगवाते हैं, या फिर ये कि डिपार्टमेंट वाइज उसको तरतीब दिया जा सकता है। तो कैरियर काउंसलिंग में एक तो ये है साइकेट्रिक्स, दूसरा है एक्सपर्ट के हवाले से। मिसाल के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, एनजीओ सेक्टर के लोगों को बुलाया जा सकता है, उनके साथ इंटरेक्शन कराया जा सकता है। दूसरा हमारा जो डीएसएस डिपार्टमेंट, आईआर डिपार्टमेंट है, डिफेंस के लोगों को, डिफेंस में यहाँ पर 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और तीनों के हेड जो है वो कैदियन है।
मलक कासिम है और मारियत है, ये सारे जो हैं वो दोस्त अहबाब हैं हमारे, उनके साथ उनको लिंकअप किया जाता है। कैरियर कैसे आपने करना है, कौन सी फील्ड चुननी है, मार्केट में इस वक्त क्या डिमांड है, ये सारी चीजें। इसी तरीके से फिजिक्स के आपके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जो कैरियर बैठे हैं उनको जो है वो विजिट कराया जा सकता है, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके लेक्चर रखवाए जा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट की डिमांड। फिर आप लोग जो बाहर बैठे हैं, इनके साथ जूम मीटिंग्स में करानी है कि भी आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जो ख्वाहिश रखते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आने के लिए, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनको क्या करना चाहिए। वो मसाइल या वो सोचते हैं जो आपने फील की हैं, आप अपने एक्सपीरियंस उनको शेयर कर सकते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो MOU साइन किए जा सकते हैं, आपको लिंकअप किया जा सकता है, मार्केट के लोगों को लाया जा सकता है, जो MBA MPA के उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो है वो उनकी अपना जो है वो लिंकेज करवाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो इस हवाले से हम करना चाह रहे हैं। जी शुक्रिया सईद। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आपके दिल के बहुत नजदीक होने वाला है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सुभान आप ये अल्लाह। बताएं, क्योंकि हमें जैसे पहले भी बात हुई थी, पहले ग्रुप से पैनल से भी हमने यही पूछा था कि आप बताएं, क्योंकि देखो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कई लेवल का हो सकता है। प्राइवेट भी हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे कायदीन हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं, या वो इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या किसी ऐसी जगह पे, हम किसी को एक्सक्लूड तो नहीं करना चाहते, लेकिन उनको हम इलेक्टेड पोजीशन से उन्हें शायद दूर रहना चाहिए, या ऐसा है। तो आप प्लीज बताएं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो सिचुएशन है जो आपके दिमाग में है, प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर को जेनेरिक रखिएगा, किसी पैनल या किसी नहीं, इंडिविजुअल पे नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मैं मच। उसको जेनेरिक रखूंगा और मैं सिर्फ बिल्कुल, बताऊंगा। देखिए, थैंक यू। मुझे आपके दिल ये के करीब वाला क्वेश्चन बोले। थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेटफुल ऑफ यू। बात ये है कि हमारा जो आइन बना था ना, मैंने उसको बताया कि 87 से लेके 89 के बीच में है। उस वक्त ये 5 तसव्वुर आपके ज़हन में भी नहीं थे। इंटरनेट, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीजें उस वक्त हमारे तस्वर में नहीं थी। जब आप भी उधर ही पढ़ रहे थे, और आपको याद होगा कि गांधी मोबाइल जो लेकर घूम रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता चला था क्या कर रहा है। तो वो चीजें जो उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो अच्छा, वो दी थी ना उस वक्त की यूनिवर्सिटी। अब बात यह है कि उस वक्त इन मैं फोकस कर देता हूँ कि उस वक्त कैदी यूनिवर्सिटी का आइन बनाते हुए ये रखा गया था, कैदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कायदियन इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में चला गया। एक यूनिवर्सिटी थी, अब वही लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे हमारे बहुत सारे कायदियन पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और मुख्तलिफ पैनल से वो, यानी कि मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैनल से भी जो है वो आ रहे हैं। तो वो लोग जो यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी डेफिनेटली ये ख्वाहिश है कि हम कैदिया यूनिवर्सिटी में जाकर जो है वो जॉब हासिल करें। तो मुझे ये खदशा है कि वो अलुमिनाई को इस्तेमाल करेंगे कि वहां पर जाकर वो जॉब हासिल करें। अलुमिनाई को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर माउंट करके। एक दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे इसमें यह नजर आता है, जो मुझे रिपोर्ट भी कुछ जगह से मिली है, कि अब कैदियत यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में 2000 लड़के लड़की ने अप्लाई किया है, 70 लड़कों को या लड़कियों को दाखिला मिल गया। जो बकाया का डाटा है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये लोग देते हैं, और वो उन लोगों को जो है वो उन बच्चों को जिनको दाखिला फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवा के भी देते हैं, वहां से सुना है शेयर भी मिलता है मुबैना तौर पर। तो इस तरह के ये मैकेनिज्म डेवलप होते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं बिलखसूस, या मुख्तलिफ, देखो मैं मिसाल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो दूसरी कैद आजम यूनिवर्सिटी में अगर आके इलेक्शन लड़ता है, या किसी HOD है
वहां पर मिसाल के एक्स यूनिवर्सिटी का कैरियरिज्म यूनिवर्सिटी में आकर HOD इलेक्शन लड़ रहा है किसी पैनल से और जीत जाता है, वो उस यूनिवर्सिटी को सर्व करेगा या कैरियरिज्म यूनिवर्सिटी को सर्व करेगा? तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये कि एक प्रिंसिपल है कि वो कायदीन जो कैरियर यूनिवर्सिटी से पढ़े और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए मेरा नुक्ता नजर ये है, मेरी डिमांड है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के अंदर पढ़ाने वाला जो है या किसी भी उहदे पे यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहा है। यहाँ पर फिर हम अकड़ जाते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर कि हमें पता है कि ऐसे को निकाल नहीं सकता। तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर अप्लाई होना चाहिए कि वो बंदा जो दूसरी यूनिवर्सिटी में है, इसमें बड़ी तफसील पे भी बात जा सकता हूँ, फिर आपने जेनेरिक की बात की है, तो मैं एक प्रिंसिपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें मौजूद हैं, ये साबिक़ा एतवार में हुई हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के HOD जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उसका सबसे बड़ा बोझ जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जहां पाकिस्तान में फीसों में इजाफे की वजह ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और वो ये चाहते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर मिली भगत से फीसों में इजाफा कराते हैं, ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीसों में डिफरेंस बहुत कम हो, और इस वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो तुलबा को लाया जा सके। अगर मिसाल के तौर पर बाहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस 50,000 है और कैरियर यूनिवर्सिटी में 10,000 है, तो डेफिनेटली उससे कंपटीशन बढ़ेगा कि माँ बाप भी जोर देंगे अपने बच्चे को, बच्चा भी जोर लगाएगा मुझे कैरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और इस वजह से पिछले 15 साल से कैरियर यूनिवर्सिटी का ग्राफ नीचे आया है। लास्ट टाइम मैं आपको मुझे अभी तक याद है कि मेरे ग्रैंड जूनियर जब ये CSS में अपीयर हुए थे तो IR की आधी क्लास CSS कर गई थी। तो इस मर्तबा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में टोटल 4 के या 5 लड़के जो हैं लड़कियां वो CSS कर सके हैं, 4 से 5। तो ये ग्राफ इस वजह से नीचे आ रहा है। तो उस यानी कि स्टैंडर्ड को बचाने के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इस अंसर को मद्देनजर रखते हुए अगर कैरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले या किसी भी यूनिवर्सिटी के यानी कि चांसलर या किसी भी यूनिवर्सिटी का HOD उसको भी लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीली जवाब का। आप म्यूट कर लें। आपसे अगला सवाल जो है वो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी का। तो आप क्या बेंचमार्क और क्या इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी सोचते हैं कि सारी एक्टिविटी जो होगी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल उसको किस तरह लोगों के सामने रखेंगे आप, ईयरली रिपोर्ट या और क्या मैकेनिज्म्स होंगे, उसके बारे में बताइए। फैसल साहब, सबसे पहले तो इस सवाल के ऊपर आपको सलूट। अब आता हूं इसके जवाब पे। देखिए, मैं सच बताऊं कि मैं आया इलेक्शन भी इसीलिए लड़ रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अलुमिनाई की हर एक्टिविटी जो है रिकॉर्ड हो। हर एक्टिविटी के हवाले से अगर कोई फंडिंग जारी की गई है तो उसमें उसकी अप्रूवल आपकी गवर्निंग बॉडी जो है वो देनी चाहिए। और गवर्निंग बॉडी जब इजाजत दे तो और उसमें ये तय हो कि आपका जो सेक्रेटरी है फाइनेंस वो मैक्सिमम कितने पैसे रख सकता है, उसमें ये तय हो कि सेक्रेटरी फाइनेंस और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने पैसे निकल सकते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट जो है उसकी अप्रूवल जो है वो आपकी गवर्निंग बॉडी देगी, क्योंकि इसमें इनके आइन में अभी कुछ नहीं दर्ज किया जाए कितनी सीटें होंगी और कितने जो है वो लोगों की अप्रूवल होगी, किस परसेंटेज से अप्रूवल। जब तक गवर्निंग बॉडी की इनकी अप्रूवल नहीं होगी बड़ा जो है वो सरमाया खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि जितने स्कॉलरशिप के लिए हम पैसे लेंगे इकट्ठे करेंगे उसको जो हमारा वेब पोर्टल है उसके ऊपर उसी वक्त यानी कि जिस रोज ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसी रोज ऊपर चढ़ जाएगी कि जी फलां फैसल साहब ने किसी स्कॉलरशिप के लिए इतनी अमाउंट दी है। सारे के सारी चीजें साथ साथ ट्रांसपेरेंट होती जाएंगी। इंटरनल ऑडिट बनता जाएगा हर 3 माह बाद। उस इंटरनल ऑर्डर को हम जो है वो आपने तमाम मेंबरान को भेज देंगे कि जी इतना पैसा आया था, ये एक्टिविटीज हुई थी, ये हमने खर्चा किया, ये हमारा जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनी है। और साल के बाद
सर्टिफाइड फर्म से हम जो है वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनवाएंगे और इस ऑडिट रिपोर्ट को तमाम मेंबरान के साथ शेयर करेंगे। हाँ, उसमें यह है कि उसके मैं ये समझता हूं आइन के तहत कोई भी 10 मेंबर एक अगर मुझे एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम आपके अकाउंट्स विजिट करना चाहते हैं, 10 बंदे, कोई भी 10 मेंबर आप आते हैं या आप किसी को भेज देते हैं कि यार इसको जरा अकाउंट तो चेक करके हमें बताओ, हम पूरे के पूरे रजिस्टर उनके सामने रखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत देंगे। और ये जो अगर कोई हम बजट बनाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जर्नल बॉडी हो जिसका मैंने पहले तस्वर दिया था, उसकी 2/3 मेजोरिटी उसकी अप्रूवल दे। तो इस तरीके से जो आइन और कानून के तहत जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो बॉडीज हैं। अच्छा, फिर ये कि चूंकि अभी फाइनेंशियल मैटर की आपने बात की है, हमारा आइन रजिस्टर्ड नहीं है तो हम अकाउंट भी नहीं खुला सकेंगे। हमारे जो यहाँ पे बैंकिंग का सिस्टम है उसमें कि अगर आपकी 1984 के तहत जो है वो जो अगर आपने उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराना है तो तब भी आपका जो है वो आइन होना चाहिए। अगर आपने उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1961 के तहत रजिस्टर करना, फिर भी आपका जो है वो ये सारा सिलसिला होना चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, ट्रस्ट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनियन, तो आपको वो उसको रजिस्टर करना। सबसे पहला काम जो है वो रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद जो है वो जो अकाउंट का मैंने आपको बताया है कि पूरे का पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से वाज़ेह किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट भी होगा, एक्सटर्नल ऑडिट भी होगा, और जब चाहे कोई किसी वक्त भी 10 मेंबर अपनी एप्लीकेशन दें कि जी हम ये विजिट करना चाहते हैं, वो आकर जो है वो टाइम दे दिया जाएगा, वो आके विजिट कर सकते हैं, अपना तमाम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो सर्टिफाइड फर्म की फाइनेंशियल रिपोर्ट जब तक नहीं होगी हम उसको मानते नहीं किसी चीज को। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सईद। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मसलन कि एक दो फोल्ड होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम आपके ख्याल में ये क्या है कि 2 साल या 3 साल का अरसा होना चाहिए, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन या कोई अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए एलुमनाई की, क्योंकि जो कि आपने अभी जिक्र किया उसमें नहीं है, तो आप विलिंग होंगे जो बाकी हमारे दूसरे पैनल्स हैं, 3-4 पैनल हैं या और भी कोई लोग हैं, उनमें से लेके ताकि उस चीज़ को जो है ना टुगेदर एक चीज़ को बिल्ड अप किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल 73 का आइन बना था, उसी तरह से, ताकि उस लार्जर लोगों को दरमियान में लाया जा सके और सबकी इनपुट ली जा सके। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये क्वेश्चन है, इसके साथ ही कीजिएगा, दूसरा ये है कि देखो, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने, जैसे PIA ने सारी अरब कंट्रीज की एयरलाइन बनाई, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो ग्रो ने पाकिस्तान की तकरीबन सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बनी हैं वो इसी के उससे बनी हैं। लेकिन जैसे PIA नीचे चली गई है, यूनिवर्सिटी की खुद भी नीचे चली गई है। अब इसमें आप इसे कैसे करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी को, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को जो ना स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट या उसके स्टैंडर्ड को भी साथ ऊपर रख सकें, और स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की चांसेस भी हों, और उसके साथ साथ जो है वो उनका रोल जो है वो यूनिवर्सिटी से कम बेहतर ना हो, कम से कम जैसा तो हो ना। आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो दूसरी हैं उनकी ज्यादा कंपटीशन है, उनकी ज्यादा डिमांड है निस्बतन हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। इसके बारे में आप कैसे करेंगे, कैसे प्लान है आपके? ये दो फोल्ड हैं, जैसे भी आप देना चाहें। देखिए, इसके हवाले से क्योंकि मैं जो इस्लामाबाद में घूमता रहता हूँ, कभी एक मिनिस्ट्री कभी दूसरी मिनिस्ट्री, तो सूरत हाल मुझे मालूम है कि वजह क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे मैनिपुलेट करती हैं। हमारे जो कैडर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं। वो एक दो टीचर्स को पकड़ते हैं जिनके नाम हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉयमेंट टीचर्स की है उसका वो स्टैंडर्ड नहीं, उस पर कुछ चेक नहीं रहा, कुछ चेकिंग नहीं रही। इसके भी मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, एम्प्लॉइज ने मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं। चूंकि अब मैं आपने कहा कि जेनेरिक यानी कि डिस्कशन करनी है, इसमें स्पेसिफाई नहीं करना, वरना मैं तो नाम भी लेने से नहीं डरता, आपको तो मालूम है। बात यह है कि ये जो सिलसिला है इसमें बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं, 20
पिछले 15-20 साल से ये डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, जिसका मैंने आपको CSS का जो है क्राइटेरिया का मामला भी बताया है। ओ सॉरी, अब मैं बहुत सारे लोगों के जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके इंटरव्यू करता हूं, जब मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो मुझे खुद ही रोना आ जाता है कि यार क्या था। हालांकि हम तो इतने को काबिल स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी यह है कि हम किसी इंटरव्यू में बैठते थे तो एक मरतबा घुमा तो देते थे। ये सारी चीजें, कंसेप्चुअल स्टडी अब वो नहीं रही, रटलाइजेशन और बहुत सारी चीजें और इस तरह का सिलसिला है। उसमें अगर स्टूडेंट की एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाना है तो उसमें हमें जो कुछ चीजें ऐसी करनी होंगी कि ये जो टीचर का डिपार्टमेंट है, टीचिंग का डिपार्टमेंट, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा कि बहुत सारे टीचर जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए डिजर्व भी करते हैं। और ये वहाँ पर सूरत मौजूद है, पोलिटिकल जो है अपॉइंटमेंट्स वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। और पिछले जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं और उसके ऊपर मैंने आवाज़ भी उठाई थी। तो उसके बाद जो है वो कुछ सिलसिला रुका है। अब टीचर की अपॉइंटमेंट करते हुए बड़े मोहतात होते हैं कि चूंकि हम लोग वहाँ पे विजिलेंट हो जाते हैं, हमें अंदर से रिपोर्ट मिल जाती है कि जी ये फलां का रिश्तेदार है, ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इसलिए एक तो टीचर, दूसरा ये कि अब जो स्टाफ पीछे से आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो भी उतना यानी कि तगड़ा नहीं है जिसको आप समझते हैं। वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की तादाद गई है बढ़, अब वो टीचर को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब 10,000 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तादाद है और आए रोज मारकुट आई और जिस तरह के सिलसिले शुरू हो गए, एथनिक्स ग्रुप बन गए और उससे जो है वो 3-4 मरतबा तो यूनिवर्सिटी बंद हुई, मुझे खुद जाना पड़ा। मैंने मुख्तलिफ ग्रुप से बात की और एक मरतबा तो यूनिवर्सिटी जाकर मैं खुलवा के भी आया। वाइस चांसलर कर गए उस। अब ये देखिए कि वाइस चांसलर जो स्टूडेंट के साथ पर्सनल हो गए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अलुमिनाई जो है वो फैसिलिटेट करेगी कि यार स्टूडेंट के स्टैंडर्ड को भी हमने बढ़ाना है। इसके हवाले से एक बेस्ट जो क्राइटेरिया है, कुछ मसाइल तो हमारे सामने हैं, कुछ चीजें तो हमारे सामने हैं, लेकिन इस पे एक्सटेंसिव किस्म की एक हमारा प्रोग्राम है कि हम वहां पे स्टडी कराएं कि डिक्लाइन की जो वजूहात हैं वो तलाश की जाएं और उसके मुताबिक एक कंप्रीहेंसिव किस्म की स्ट्रेटजी बनाई जाए तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर। उससे आप लोगों की भी हम इनपुट लेंगे कि वहां पर जो आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स है, वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। हम आपके साथ इश्यूज शेयर करेंगे कहाँ कहाँ पे, यानी कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या हैं, उसमें जो प्रोसीजर्स के इश्यूज क्या हैं, उसमें लीगल इश्यूज क्या हैं, उसमें दीगर जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो है वो अब कॉम्पिटेंसी के इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम काफी अरसे से यूनिवर्सिटी से बाहर हैं। कुछ चीजें जो हमें रिपोर्ट हो रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो अंदर से चीजें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मुमकिन है वो भी किसी जगह पे डंडी मार रहे हो। तो इसलिए एक स्टडी कराने की जरूरत है कैद यूनिवर्सिटी की, जो अभी तक नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये हम कराएंगे और इसके ऊपर हमने जरूर काम करना है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। आज की गुफ्तगू के सारे अच्छे सवालात का क्रेडिट जाता है कायदीन दोस्तों को जिन्होंने हमें ये सवालात भेजे, मेरा और भी सलाम उनको। इनके जवाबात का क्रेडिट जाहिर है कि आपको जाता है। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज का जो प्रोग्राम है ये पेश हो रहा है काज़िम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में मुकीम कायदीन शामिल हैं। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे खास तौर पे कि आप एलुमनाई, ओवरसीज एलुमनाई को काज़िम यूनिवर्सिटी की और इस एलुमनाई एसोसिएशन की बेटरमेंट में कैसे शामिल करेंगे, इसके बारे में आप अपना प्लान बताइए। एक तो ये कि अपनी मैंने गुफ्तगू के 3-4 जो मेरे जवाब थे उसमें मैंने आपको किसी भी लम्हे साइड पे नहीं किया। मैंने तो आपको अब बीच में लेके आ रहा हूँ, मैं तो घसीट के लेके आ रहा हूँ। देखें, आपका जो रोल है मेरे नजदीक वो हमसे भी ज्यादा है। आपका रोल मेरे नजदीक हमसे ज्यादा है। आपका रोल वो इस तरीके से, देखिए आप इस वक्त उस जगह पे बैठे हैं जो नॉलेज हब है।
दुनिया की जितनी भी रिसर्च, बड़ी बड़ी रिसर्च हैं, बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, वहां पे है। आपके कनेक्शन भी वहां पर बहुत ज्यादा हैं। अगर हम आपकी तवज्जो से मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है कि जो हमारे एलुमिनाई एसोसिएशन हैं, जो हमारी, उसके यानी कि मैं जैली नहीं कहता, उसके कोरिलेटेड जो हम अपने जो उसको कह सकते हैं डिपार्टमेंट समझ लें, उसमें आपका डिपार्टमेंट, मिडल ईस्ट का, यूरोप का, ये इसका मेन रोल होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर आप ये समझ लें कि हम लिंकेज डेवलप करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स और सबके साथ। आप लोगों तक हम जो है वो अपनी जितने इश्यूज हैं, जो अपने मसाइल हैं, जो अपनी कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, आपसे हमने ये मदद लेनी है कि स्टूडेंट्स को स्किल के हवाले से, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के हवाले से। जैसे अभी आपने पोर्टल की बात की है, तो आईटी का डिपार्टमेंट है, वेब पोर्टल तक नहीं बना रहा, चीजें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही। अभी आप कैरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखेंगे तो उसकी जो आखिरी खबर है वो 5-6 महीने पहले की होगी। तो इतनी एक्टिविटीज हो रही हैं, हर रोज एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग अपने प्रोग्राम करते हैं, वो वहां पे चढ़ने चाहिए। जो ये हत्ता कि बाज जगह पे एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई टीचर ने कोई लेक्चर दिया है, कोई बाहर से बुला के लेक्चर दिया है, उसकी भी रिपोर्ट की जानी चाहिए। तो आप लोगों का रोल, आप लोगों का ना सिर्फ एडवाइजरी रोल होगा, सपोर्टिंग रोल होगा, सुपरवाइजरी रोल होगा, और आपकी विजिलेंस जो है वो हमारे ऊपर मैं तो शुक्र करता हूँ ये फिदा ने ये काम शुरू किया और आप लोगों ने हमारे इंटरव्यू करने शुरू किए। ये तो दैट वाज द ग्रेटनेस, ईमानदारी की बात है। थैंक यू सईद, अप्रिशिएट इट। अच्छा, मैं आपसे पूछता, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग इस हद तक डाउन हो चुकी है, ये जो भी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो अब ये है कि क्योंकि कायदा यूनिवर्सिटी हमेशा से ज़्यादातर जो है रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी रही है, प्रोफाइल इसका रहा है। तो आप और आपका पैनल जो है वो किस हद तक ये करेंगे कि डेवलप द रिसर्च प्रोफाइल ऑफ क्यूए एंड ब्रिंग इट पार विद यू नो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्चुअली, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, इन द इंटरनेशनल लेवल टू, क्योंकि उसमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यार बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आजकल की डिमांड है, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया, उन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, या आपके पैनल की क्या विजन है कि हम क्या चेंजेस पार्टिकुलरली अगर आप मेंशन करना चाहें क्या करेंगे तो उससे हम जो है इन इश्यूज को जो ना एड्रेस कर सकें। ठीक हो, देखिए अब रिसर्च की बात आपने कर दी है। देखिए मैं अपने 3 सब्जेक्ट के हवाले से मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा सोशल साइंस से तल्लुक है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। आप अपने हवाले से उस तरीके से जान जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी से मेरी तरफ रेफर किए जाते हैं कि यार इनको रिसर्च में आप हेल्प कर दें। बात यह है कि सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि आज तक कैद आज़म यूनिवर्सिटी में जितनी रिसर्च हुई है, जितनी भी रिसर्च हुई है, अभी तक मुझे किसी भी जगह पे किसी लाइब्रेरी के अंदर पूरा रिकॉर्ड नहीं पता कि कैद आज़म यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से लेकर अब तक। मेरे ख्याल में आपको भी नहीं फिदा पता होगा, फिदा आपको भी नहीं पता होगा कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है। और उसका नुकसान क्या होता है? 2 नुकसान है। एक तो ये कि हमारी रिसर्च हाईलाइट नहीं होती। दूसरा नुकसान ये होता है कि पीछे जो कोई रिसर्च होती है, नया लड़का आता है, वो वहां से उसको छापा मारता है और उसी रिसर्च की बुनियाद पर डिग्री लेकर चला जाता है। हमारा ये काम है, सबसे पहले हमने जो रिसर्च है जितनी भी डिपार्टमेंट्स में हुई है उसका डाटा कंपाइल करना है। यानी कि इस डाटे को कंपाइल करने के बाद हमने इसको ओपन करना है, ओपन सोर्स डाटा होगा। ये ओपन सोर्स डाटा होगा ताकि अगर यानी कि कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, मैथ का है, एंथ्रोपोलॉजी का, हिस्ट्री का है, किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो उसके सामने ये पता हो कि ये ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें से कौन सी डायमेंशंस निकलती हैं। मिसाल के तौर पर अभी यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं,
मैं ये चाहता हूँ कि जो मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज है, हिस्ट्री के होते हैं, कल्चर के होते हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं आपकी फील्ड के होते हैं, वहाँ पर चूंकि हमारे पास इनविटेशंस आती हैं तो वो बराह रास्त हम उसको जो है वो इनके साथ कोलैबोरेट करके अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेज सकते हैं कि वहाँ पे देखो अब नई चीज़ें कौन सी आ रही हैं, यानी कि महीने बाद, 2 महीने बाद। एक तो ये है। सबसे पहला काम डाटा कलेक्शन, दूसरा काम ओपन सोर्स डाटा, तीसरा काम जो है वो जो रिसर्च हुई है उसके हवाले से ये कि फैसिलिटेट करना है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे अदारे हैं जो मुख्तलिफ मद में या स्कॉलरशिप देते हैं, रिसर्च करवाते हैं, रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें जो है अगर हम रेपिटली टीचर को एंगेज करके जो सिनॉप्सिस है या हाइपो अपना जो उसकी जो रिसर्च प्रपोजल है उसका मैकेनिज्म बार बार बनवाते हैं, असाइनमेंट, छोटी छोटी असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दिलवाते हैं, तो उससे उसकी रिसर्च स्किल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि ये मुझे उसको इनकम भी मिलेगी, उसमें से उसको इनकम मिल रही है। अब मिसाल के तौर पर पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि रिसर्च असिस्टेंट मांगे हैं क्या, कैद आजम यूनिवर्सिटी में, और उसकी सैलरी कितनी रखी है? उसकी सैलरी 16,000 रुपया पर मंथ, रिसर्च असिस्टेंट 16,000 रुपये पे। ये आप डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टोपी ड्रामा है जिसमें रिसर्च नहीं करनी, किसी को अकोमोडेट करना है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब तक हम अपनी रिसर्च का डाटा कंपाइल नहीं करते, ओपन सोर्स नहीं करते, उसको मार्केट के साथ लिंक नहीं करते, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो लिंक। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा हुआ है कि जो अपना कॉन्फ्लिक्ट्स है, थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डीएसएस आईआर बेतहाशा पैसा पड़ा है। इसी तरीके से अब एंथ्रोपोलॉजी के जेनोलॉजिकल स्टडी, दुनिया में जो स्टडीज हो रही हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर अब जब इलेक्टोरल बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे जो है वो अदारे काम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रिसर्चर इतने पथेटिक हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है किस तरीके से उनके साथ लिंकअप करना है। तो हम लोग चूंकि सबसे पहले जब इस तरह की कुछ चीज निकलती है तो हमारे मीडिया के पास पहुंचती है। तो मैंने इन्होंने इन तीनों पैनल ने मीडिया से कोई बंदा नहीं लिया। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि जो मीडिया को भी मैंने एंगेज करना, चूंकि मैं मीडिया से बुजुर्ग, मतीउल्ला उसमें जो है वो शौकत पराचा, काशिफ अब्बासी, ये सारे दोस्त हैं मेरे। इसमें तलत यानी कि दोस्त मायरा इमरान है, उसमें दीगर जो नए जो लड़के हैं। तो चूंकि इनके भी हमारे साथ राब्ते हैं, तो इस तरीके से हम जो है रिसर्च को मजीद बेहतर कर सकते हैं, मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तफसीली जवाब का। और हमारे साथ शामिल हैं अमेरिका से हमारे मेंबर रियाज अहमद चीमा। उन्होंने पूछा है कि आप कैसे स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे और गाइड करेंगे कि वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने की बजाय अपने बिजनेसेस स्टार्ट करें, जैसा कि यूरोप और कनाडा, अमेरिका में किया जाता है। देखिए फैसल साहब, उसमें होता है ये, मैंने एक पहले बात की थी कि मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन, मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन में जब आप देखिए चीजें चलती हैं आपके एक्सपीरियंस से। बात यह है कि जब आप किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेथड में से गुजारते हैं तो वो ज्यादा चीजों को समझता है। जब वो बच्चा मार्केट जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, उसके साथ एंगेज हम उसको करेंगे, तो होगा क्या, वो वहां पर देखेगा कि इसको यहाँ पर तो 1 लाख रुपया मिल रहा है, और वहां पर उसकी आपस में गुफ्तगू हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, और बेशक इसको भी 20,000 मिल रहे हैं। लेकिन उसके जेहन में ये आना शुरू हो जाएगा कि अगर यही जो प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, अगर इसको मैं बिजनेस की शक्ल में लेके आता हूँ, और जिस तरीके से जो बिजनेस जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, दीगर जो लोग हैं उनके साथ उसको एंगेज कराते हैं, तो वो ये सब डेफिनेटली उसके दिमाग में आएगा कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंदा है, ये किस तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है, मिलियनर बन रहा है,
और दूसरी तरफ जो उसके पास लोग काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली दिमाग ये काम करता है कि 10 साल बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी तनख्वाह बनेगी मेरी। अभी भी यानी कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर मैंने इसमें जो है एक यूनिवर्सिटी में, उसका नाम नहीं अभी मैं लेता है, तो मैं उसमें वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मीडिया पढ़ा रहा था। एंथ्रोपोलॉजी मीडिया पढ़ाता है, उस क्लास में सबसे कम टोटल 10% भी जो है वो मीडिया में नहीं गए, और सब ने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए। चूंकि मैंने उनको मल्टीप्लाई करके बताया कि ये सूरत हाल होनी है, ये सूरत हाल नहीं हो सकती। तो इसलिए जब आपको उनको एक्सपीरियंस लाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में से थोड़ा सा गुजारते हैं, हम में से वो लोग जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी में रहते हुए दीगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे, आपको भी पता है, वो हम में से ज्यादा जो है वो आगे निकले हैं। उनका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा था, वो हमसे ज्यादा आगे निकले हैं। वो लोग जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रहे, बाद में जाके जॉब ढूंढते रहे, 2 साल उधर लग गए, तो फिर क्या हुआ, वो पीछे के पीछे ही रह गए उनसे। तो इसलिए मार्केट के साथ बच्चों को अटैच करना इंतहाई जरूरी है। हाँ, शुक्रिया सईद, थैंक यू। सारे टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछे हैं, लेकिन किसी भी सोसाइटी की जो कामयाबी है, तो ठीक है ना, उसकी मोरलिटी पे बेस करती है। जब आप उसमें से उस चीज़ को निकाल दो तो फिर गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कामयाबी वो ख़त्म हो जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि बस इनके यूनिवर्सिटी में अभी पहले भी तो अभी भी काफ़ी हरासमेंट के केसेस या इस तरह से मोरलिटी के जो बेस्ड इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ये कहा जाए जिस तरह से कॉन्डक्ट है, रूल ऑफ लॉ है, एथिक्स हैं, ये सारी चीज़ जो मैटर करती हैं। क्योंकि इसके अलावा ना रिसर्च काम करती है, ना एजुकेशन काम करती है, कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है जब तक कैरेक्टर साथ में ना बिल्ड किया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप के पैनल से आप इन चीज़ों को, खासकर हरासमेंट को, जैसे लड़की ख्वातीन हैं या बाज़ केसेस मर्दों को भी या लड़कों को भी ऐसी हो, ये इस एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे इन्विजन करते हैं और इस इश्यू को आप कैसे डील करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट भी हो या जो भी हो, आप इसे कैसे इन्विजन करते हैं प्लीज? ठीक है, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक स्ट्रक्चरलिज्म, एक फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में ये है कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक यहाँ पर भी 5 या 5 से ज्यादा खवातीन काम करती हों या रहती हों या पढ़ती हों, वहां पर हरासमेंट कमेटी लाजमी बनेगी। तो इसका मतलब है कि हर डिपार्टमेंट में 5 से ज्यादा लड़कियां तो हैं, तो हर डिपार्टमेंट की ये हरासमेंट कमेटी जो है वो कानूनी तर बननी चाहिए। हम ये बनवाएंगे क्योंकि ये कानून कहता है, नंबर 1 आपका स्पेसिफिक जो था। इसके बाद जो है वो हर नेचुरल साइंस, एडमिन साइंस और सोशल साइंस, इनकी यानी कि एक हरासमेंट कमेटी इनकी भी होनी चाहिए और एक यूनिवर्सिटी की भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम हरासमेंट के हवाले से एक कमेटी जो है वो एलुमिनाई एसोसिएशन के तहत भी रखेंगे। जब मैंने कमेटियों की बात की थी ना, तो एक हरासमेंट कमेटी जो है वो खवातीन की, मैं इंक्लूसिव रखना चाहता हूँ सारे मामले को, जिसमें खवातीन जो है वो कम से कम मिनिमम 40% उनका कोटा जरूर होना चाहिए। तो इसलिए ये खवातीन जो हैं, वो जो बच्ची हैं जिनके साथ अगर कोई हरासमेंट होती है, वो कन्वीनियंटली उनसे गुफ्तगू कर सकेंगी। अगर कोई बच्ची इनिशिएट लेती है तो उसके ऊपर हम पूरा स्टैंड लेंगे। दूसरी बात रही आपने कि मैं इसको किस तरीके से जो है वो पुलिस के साथ एंगेज करूंगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि FIGP, एसोसिएशन फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका मैं मीडिया एडवाइजर भी हूं। लिहाजा ये जितने भी IGs माजी में जितने भी जिंदा हैं ना पाकिस्तान के अंदर, रिटायर्ड हो गए, हाजिर हो गए, उस एसोसिएशन के साथ मैं मुंसलिक हूँ। लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर उसकी तरफ। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ ला की जो वकला की एसोसिएशन है, जहाँ पे 2-3 वकला एसोसिएशन ऐसी हैं जो हरासमेंट के, खवातीन की हरासमेंट के ऊपर काम करती हैं। चौथी बात यह है कि मैं खुद मीडिया से हूँ और इसके ऊपर मैंने जो अपने आइन में भी चीज़ें डलवाई हैं, तो चूंकि मैं आइनी कमेटी का हिस्सा हूँ, और आप अंदाजा कर लें कि अपना हमारे नेशनल प्रेस क्लब में आज तक किसी भी हरासमेंट के हवाले से कोई केस नहीं हुआ। हमने खवातीन को नुमाइंदगी दी इसलिए कि ताकि जो खवातीन की तादाद बढ़े। तो कम से कम अगर
आपके पास बात सुनने वाला हो ना कोई, और किसी बच्ची को ये पता चल जाए कि मेरे साथ थोड़ी बहुत ही ज्यादती हुई, तो मेरे पीछे मुझे ये लोग जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदालत हो, इंतजामिया हो, लॉ हो, किसी भी जगह पे, तो मैं वो अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील करती। अब मिसाल उसकी मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ। आप जब हमारे दौर में थे, तो उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की बहुत सारी लड़कियां इस तरह घूमती थी जैसे अब्बे के घर में घूमती हैं, इसलिए उनके जेहन में था कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं ये हमारे डिपार्टमेंट में हमारे क्लास फेलो बैठे हैं, तो ये चीजों को एंगेज कर सकते हैं। इसलिए जब किसी को भी ये हौसला होना, ये साइकोलॉजिकल है, कि जब आपको ये पता हो कि ये बंदा मेरा काम कर सकता है, तो आप उसके पास जरूर जाते हैं। तो इसलिए इन बच्चों, एक तो ये हैरासमेंट का, दूसरी बात ये है कि मोरालिटी के हवाले से आपने बात की है कि इसको हम कैसे जो है वो बच्चों के अंदर ला सकते हैं। तो मोरालिटी के मामले के ऊपर जब तक हम बच्चों को सुनते नहीं ना, तो उस वक्त तब वो हमको उनको रागब नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे इन इस एज के लड़कों को पढ़ाया है, लड़कियों को भी पढ़ाया है, तो उसमें बात ये होती है कि जब आप उनको एंगेज करते हैं उनके सेंटीमेंट्स के हवाले से, वही चीज वो जो कर रहे हैं दूसरों के साथ, आप उस पर रिवर्स उसको अप्लाई करके जो है अगर समझाते हैं ना, तो वो समझने में उसको आसानी रहती है। तीसरी बात यह है कि इसमें हमारे टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो टीचर है वही हरासा करना शुरू कर देते हैं। इस मामले को कैसे रोका जा सकता है? जिस टीचर के बारे में ये शिकायत हो, तो मैं तो ये समझता हूँ उसको फर्क कर देना चाहिए इसमें। यानी कि मैंने प्रपोजल दी थी इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें ये था कि जो एजुकेशन को हम किस तरीके से 100% पे ले जा सकते हैं। अब ये अंदाजा कर लें कि एक गांव पे 15,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है। एक गांव पे 15,000 से ज्यादा खर्चा नहीं है, और आपकी 5 साल बाद उस गांव की जो एजुकेशन है वो 100% हो सकती है। मैंने कहा था ग्रिप फर्स्ट जनरेशन पे, थर्ड जनरेशन पे कर लें, तो वो ये सारा सिलसिला हो सकता है। इसमें हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो सीनियर हैं, जो उनको भी हमें एंगेज रखना चाहिए। वो आए, उनके लिए एक बाकायदा कॉर्नर हो, वहां पर बैठ के गपशप लगाएं या चाय शाय पिए, इस तरह का कैफे, जिस तरह टी हाउस हुआ करता था। ये वो हमारा प्रोग्राम है कि पुराने स्टूडेंट्स के लिए इसको एंगेज किया जा सके। Okay, thank you very much, Rehan Saab. Sorry, Said Saab. I think uh, this is going into a slightly different direction. So let's go into conclusion. We are up for our time. These issues are very complicated and very big, especially from Pakistani perspective, and we need almost a whole day to answer these questions. So I will bring your attention to two things. But before I do that, I want to say, Shahid Minaz Saab, आपका question हमने note कर लिया है, इंशाअल्लाह ताला incorporate करेंगे किसी तरीके से, लेकिन आज वो incorporate नहीं हो सका। So सईद साहब, yes and no का आंसर देना है आपने। आप ये बताइए, ये पूछा गया है कि इस वक्त कायदम यूनिवर्सिटी में कोई इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन सेल के नाम से कोई चीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी आइडियाज़ को प्रैक्टिस करके देख सकेंगे आइडिया उनका ठीक भी है कि नहीं। तो ये बताइए कि कोई इंक्यूबेशन सेल किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पे यूनिवर्सिटी में इस वक्त एग्जिस्ट करता है या नहीं? यस एंड नो। जिस तरह का जिस यस तरीके एंड से नो। आप, नॉट यस एंड प्रॉपरली, ओके, नॉट प्रॉपरली। okay, all right, thank you very much. So a second point I want to highlight is, आपने हमने क्वेश्चन किया था कैरियर काउंसलिंग के बारे में, तो आपके जवाब में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को आपने इन्वॉल्व किया और फिर दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व किया। I just want to make sure that there's a difference between career counseling and psychology counseling. So in other words, there's a difference between therapeutic counseling and career counseling. So just दोनों कोरिलेटेड है। एक बंदा देखिए देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, हम में से आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बेशुमार हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट थे जो कुछ और पढ़ना चाहते थे, पेरेंट्स ने कुछ और पढ़ाया, सही, नफसियाती तौर पर उसका ग्राफ जो है वो नीचे चला गया। यानी कि उसने मेहनत करके कर तो ली डिग्री, लेकिन मैं एहसासे कल्बी और फराइज़े मंच भी जब तक नहीं जुड़ेंगे, उस वक्त तक वो बच्चा आगे नहीं जा सकता। ये मेरा नुक्ता नजर है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। आप वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो आप नफसियाती तौर पर जिसको आप बेहतर समझते हैं अपने दिल बिल्कुल के सही लिए। कहा आपने। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। एंड with this one, I want to thank you for your time and honest taking part in
honest conversation and exchanging ideas and views with us. I also wanted to thank our moderators, Faisal and Fida, for their effort behind the scenes. So these meetings or these events don't happen unless somebody has spent like hours of time behind the scenes, and these two gentlemen have done that. I also wanted to thank the attendee of this meeting, and finally, the recording will be available for everybody. सही साहब आपके ग्रुप को भी हम भेजेंगे रिकॉर्डिंग, आपके लोग जो हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके पोटेंशियल वोटर्स हैं, if you want to help them hear, listen and watch what you have been saying, what you have said, so we will provide that recording. With this, I want to officially close this meeting. Thank you very much, and please remember, next Saturday is a united group is going to come and talk about their manifesto. I'm also available whenever you say. Thank you, sir. So Thank nice you. of you. Thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye.